अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद, सुबह बखैर। मैं हूँ टी मॉर्निंग के साथ मेहर और मैं हूँ हुमैर अनवर। और आज ऑफिस आते हुए इनफैक्ट कल से कराची में जो बारिशों का सिलसिला है वो थोड़े थोड़े इंटरवल्स के साथ जारी है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बारिशें बहुत तेज़ होने वाली हैं क्योंकि मेट डिपार्टमेंट की जानिब से जो अब वार्निंग जारी की गई है वो वार्निंग ये है कि 2 अक्टूबर तक बहुत तेज बारिशें जो है वो कराची एक्सपीरियंस करेगा और अल्लाह बेहतर जानता है कि कराची की क्या हालत होने वाली है। और आज के शो में इस पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ अगर ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब जाया जाए तो ट्विटर ट्रेंड्स आज के जो हैं वो नेशनल T20 बहुत डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि नेशनल T20 जाहिर सी बात है जो अभी न्यूजीलैंड का दौरा कैंसिल हुआ उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट सामने आया है बनके। और डेफिनेटली अब जो शायकीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत एक्सपोज हुए हैं प्लेयर, खास तौर पर वो प्लेयर्स जो पहली बार इस तरह की चैंपियनशिप खेल रहे हैं या यंग टैलेंट है वो काफी एक्सपोज होकर सामने आया है। और अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि शुएब मलिक को खास तौर पर वापस लाया जाए टीम के अंदर। और शुएब जो हैं वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं काफी अरसे से T20 के प्लेयर हैं। इस पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं ट्विटर पर कि शुएब मलिक के बारे में बात की जा रही है, व्हाई नॉट इफ्तिखार अहमद, क्योंकि शुएब की बात की जाए तो 20 सालों में कोई भी बड़ा इवेंट आया या बड़ा कोई टूर्नामेंट आया तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं थी। साथ ही साथ और भी कुछ खबरें हैं क्रिकेट के मैदान से, क्योंकि मौसम ऐसा है, मानसून बारिशों का सिलसिला चल रहा है, फिर कोरोना ने भी मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। वहीं हमारे क्रिकेटर्स भी इससे मुतासिर होते हुए हमें दिख रहे हैं। डेंगू का शिकार हो गए हैं मोहम्मद हफीज प्रोफेसर, और उनको सब शायकीन क्रिकेट उनको गेट वेल सून कह रहे हैं। दुआ गो है सब उनके लिए। साथ ही इंजमामुल हक की अगर बात करें तो उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है जिस पर सचिन तेंदुलकर ने उनको गेट वेल सून का पैगाम भेजा और साथ ये कहा है कि आप जब फील्ड में खेलते थे तो बहुत खामोश रहते थे, लेकिन आप एक लड़ाकू खिलाड़ी हैं और हम ये चाहते हैं कि आप सेहत के मामले में भी इस बीमारी को मात दे दें। साथ ही वसीम अकरम ने भी कहा है कि दोस्त अपना बहुत ख्याल रखें। अच्छा, आपने बीमारी का जिक्र किया क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड की सिचुएशन है और अब NCOC की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को भी वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाएगी, वैक्सीनेट किया जाएगा। अब बच्चे जो है ना वो हो जाए तैयार, क्योंकि बहुत बड़ों को तंग कर रहे थे ना कि अब इंजेक्शन लगता है और बहुत बीमार भी रहते हैं लोग, बुखार भी हो जाता है, लेकिन अब आप भी तैयार हो जाएं, आपको वैक्सीन जो है ना वो लगने वाली है। और असद उमर ने अपने ट्विटर हैंडल पे अनाउंस किया और उसके बाद जो बच्चे थे, मैंने भी कुछ बच्चों से पूछा कि आप क्या फील करेंगे, अब जाहिर सी बात है अब 2 डोजेज लगेंगी और 2 इंजेक्शन लगेंगे। बच्चों की इंजेक्शन से बड़ी जान जाती है ऐसे ही। और अच्छा, ये यहाँ सवाल ये बनता है महर कि बच्चों को तो लगाई जा रही है, क्या ये बच्चों में वैक्सीनेशन लगाना सेफ है? क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया भर में सिर्फ कनाडा अभी तक आया है जिसने 5 साल से 11 साल की उम्र तक की बच्चों की कैंपेन चलाई है। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ के बच्चे जो कि उनको एक फोबिया है कि इंजेक्शन नहीं लगाएंगे और इंजेक्शन लगाने से उनको कंट्रोल कैसे करेंगे वालिदैन अब, क्योंकि स्कूल में जाने के लिए अब वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये माँ बाप पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा टास्क है। छुट्टियां भी अब खत्म भाई, अब तो छुट्टियां भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत जबरदस्त रिसर्च रखते हैं। सर, ये बताइएगा कि अब 12 साल से जायद बच्चों को वैक्सीनेट करने के ऑर्डर्स आ गए हैं, आप इस ऑर्डर को किस तरह देखते हैं? क्या सेफ है? क्या जो मिथ्स साथ जुड़ी हुई हैं उन मिथ्स को तोड़ा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये पहले ये बात हो रही थी कि वैक्सीन जो है वो किसको लगाया जाएगा। तो जैसे जैसे ये चूंकि नई बीमारी है और नई रिसर्च हो रही है इसके ऊपर और रोजाना हम नई नई बातें सुनते हैं और देखते हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं की कोशिश करते हैं। तो जब ये वैक्सीन नया आया तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया गया क्योंकि बाकी लोगों का डाटा मौजूद नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनके साथ ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की बीमारियां थी उनको फिर लगाया गया और फिर मरहलावार ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके जब तक कि बच्चों का डाटा जो है वो मौजूद हो गया है। तो अब ये कहा जाता है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इंतकाल भी कुछ बच्चे कर गए हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो इसलिए ये जरूरी है कि बच्चों की एजुकेशन यकीनन आप रोक नहीं सकते, और वैसे ही बहुत सारा टाइम जाया हो गया, बच्चों की एजुकेशन बहुत ज्यादा
नुकसान हुआ है बच्चों का। तो मैं समझता हूं कि चूंकि ये एक रिसर्च करते हुए और हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाना अब सेफ है और कौन सी वैक्सीन लगाना है ये भी पता चल गया है। तो मैं समझता हूं कि इसको फॉलो करना चाहिए, जो कि WHO भी यही कहती है। सही सर आपने कहा कि सारी तैयारियां हैं और अब ये सेफ भी है, लेकिन एक चीज है कि बच्चे क्योंकि इंजेक्शन लगाने से बड़ा घबराते हैं, पेरेंट्स को बहुत तंग करते हैं, और अब स्कूल जाने की भी एक शर्त हो गई है कि भाई वैक्सीन करानी है बच्चों के लिए, तो ये माँ बाप के लिए बड़ा एक मुश्किल टास्क हो गया है सर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन डेफिनेटली जहां पर कोई बच्चा किसी भी घर का कोई बीमार होता है, खुदा न खास्ता बहुत तेज बुखार होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया है, या और कोई ऐसी उमन बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, तो वहां पर ड्रिप भी लगती है और सारा कुछ होता है, तो इलाज तो करना पड़ता है। यकीनन बाज़ दफा मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े लोग जो है वो इंजेक्शन से घबराते हैं, बच्चे तो छोड़ दें, बड़े भी लोग, बहुत सी वीडियोस भी सामने आई हैं जिनमें बड़े बड़े लोग आपसे कह रहे हैं, तमाशा बनता है। और मैं एक बड़े सीनियर डॉक्टर को भी जानता हूं कि जो इंजेक्शन जो है वो नहीं लगाने दिया नर्सों के जरिए, और फिर मुझे बुलाया गया, मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से उनको इंजेक्शन लगाया। यानी कि थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। एग्जैक्टली, तो इसमें जरूरी ये है कि पेरेंट्स की कोऑपरेशन प्लस जो इंजेक्शन लगा रहा है उसका बड़ा किरदार है कि वो इंजेक्शन कितने प्यार से, मोहब्बत से, है ना, इस तरह की नई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब एक सवाल और बनता है कि जैसा आपने कहा कि इंजेक्शन से जान जाती है, मेरी भी वैसे आपस की बात है, बहुत जान जाती है इंजेक्शन से। सर ये बताएं कि आपने लगाया है वैक्सीन? आपने वैक्सीन लगाया? अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं सर, बल्कि हमारी पूरी टीम वैक्सीनेटेड है। हमने ऑफिस में भी इनफैक्ट ये किया था कि जब तक वैक्सीनेटेड नहीं होंगे आप ऑफिस एंटर नहीं हो सकते। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आप मॉर्निंग शो में हेल्थ के इश्यूज को उजागर कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और मैं बहैसियत सेक्रेटरी जनरल के मैं देयर इज अ पॉइंट सर, लेकिन कुछ लोग तो जाली भी बनवा रहे हैं कि हम वैक्सीन हमारी हो गई है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, उनके बारे में तो मैं बहुत ही अफसोस का इजहार करूंगा, क्योंकि देखिए ये एक बीमारी है, ये वबा है, जितने भी लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं जी। आप यकीन करें कि जितने लोग में इसको नेगेटिव ले रहे थे कि जी कोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो पहली वेव में सेफ रहे, दूसरी वेव में उनको नुकसान हुआ। इसी तरह से जो दूसरी वेव में नहीं मान रहे थे उनके तीसरी वेव में उनको नुकसान हुआ। तो कहने का मेरा मकसद है, इसी तरह से बहुत से लोग कहीं ना कहीं वो फंस रहे हैं। अगर वो वैक्सीनेट नहीं है तो अभी जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास है, जो हमारी मालूमात है, जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, कि 85 से 95% इस वक्त कोरोना वायरस में वो लोग मुब्तला हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया। डॉक्टर साहब, हमारा आज का जो मोटिव है वो बच्चों को मोटिवेट करना है। जाहिर सी बात है, बच्चों की अब खबर आई है तो बच्चे डेफिनेटली बहुत परेशान भी दिखाई देते हैं। मेरी कुछ बच्चों से बात भी हुई है और वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं लगवाएंगे क्योंकि इंजेक्शन से डर भी लगता है, और पता नहीं बड़ों को, खासतौर पर उनके पेरेंट्स को बहुत से साइड इफेक्ट्स हुए, बुखार हुआ, कुछ किसी को बॉडी एक्स हुए। पहले तो सारे बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, बिल्कुल, अब वो आ गए शिकंजे में। क्योंकि सर बहुत सारी फेक न्यूज आ रही थी कि वैक्सीन लगा लेंगे तो खुदा ना खास्ता 2 साल बाद ये हो जाएगा, या आप अगला साल नहीं देख पाएंगे। तो वो बच्चे क्योंकि सोशल मीडिया से इतने कनेक्टेड हैं कि उनको हर चीज की अवेयरनेस है, तो उनके पास हर चीज का जवाब होता है। देखिए, लेकिन इसमें ऐसे तो बहुत सारी बातें आई हैं नेगेटिव, जिसको मैं प्रोपेगेंडा कहता हूं, और ये सारी मिथ है। और पता नहीं, हम तो बहैसियत मुसलमान की, अगर मैं सिर्फ आपकी इस बात का जवाब दूं कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वैक्सीन लगाओगे तो मर जाओगे, तो मैं सिर्फ बहैसियत मुसलमान की ये बात करता हूं कि मुझे तो ये पता है कि हमने मरना है, लेकिन हमें नौज़बिल्ला ये नहीं पता है कि हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, किस वक्त मरेंगे और क्या तरीक़ेकार होगा, हमें नहीं पता। तो जो लोग ये सवाल मुझसे करते हैं, मैं उनको ये जवाब देता हूं कि आर यू मुस्लिम? अगर आप मुसलमान हैं तो फिर ये बात कैसे कर रहे हैं कि यार हम 2 साल के बाद मर जाएंगे? आप कैसे कह सकते हैं? क्या हो सकता है 2 साल से पहले ही मर जाए किसी और वजह से? तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप आसानी से समझे कि किसी ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें एक सिस्टम के तहत चल रही है, और मैं समझता हूं कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें गलत हैं जिसका नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो
गलत चीजों को फॉलो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को ये समझना है कि देखें, कोरोना वायरस एक वायरस है और जो कि हकीकत है, नंबर एक। नंबर दो बात यह कि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन जो है, एक तो एसओपीज है और दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग वैक्सीनेशन है। तो अब बच्चों को अब आहिस्ता आहिस्ता ये 5 साल तक के बच्चों तक को सबको लगाया जाएगा, क्योंकि इसी में हमारी सेफ्टी है। और देखिए, जब सबको वैक्सीनेट हो जाएंगे, कम से कम हमारे मुल्क में 70 से 80% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो ये तमाम रूटीन की चीजें, तालीमी इदारे, ये होटल्स, ये शादी हॉल्स, ये मार्केटें, सारी चीजें खुल जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि कोई मास्क वास्क लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। और इसी तरह से मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर 80% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे दुनिया में, तो ये तमाम जहाजों का सिस्टम जो अभी कोलैप्स हुआ है, ये सारा सिस्टम बहाली की तरफ हो जाएगा। सर ये बताएं कि क्या डोज में भी कोई फर्क आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एडल्ट्स हैं उनको तो एग्जैक्टली उनको 2 डोजेस दी गई हैं और खास तौर पे एक लिमिटेड क्वांटिटी उनको लगाई गई है। अब क्या बच्चों में वो डोजेस में कोई फर्क आएगा, या फिर डोजेस बढ़ाई जाएंगी या कम की जाएंगी, या फिर क्वांटिटी में भी कोई फर्क आने के इम्कानात हैं? जी, क्वांटिटी में, डोज में बिल्कुल फर्क है। बच्चों को जो लगाया जा रहा है, अभी जो लगाया जा रहा है 15 साल से 17 साल को, उनको 0.5 ml उनको दिया जा रहा है। और जो बड़े हैं वो उनको 1 cc का इंजेक्शन लगता है। ठीक है। और डोज डिवाइडेड डोजेस है, दो दफा लगेगा, 2 इंजेक्शंस लगेंगे 28 दिन या 30 दिन के वक्फे के साथ। तो डोज में थोड़ी कमी जरूर है, बच्चों के लिए जो है वो डोज आधी हो जाएगी बड़ों के बनिस्बत। सही। अच्छा सर, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन हमारे सामने है, चाहे वो कोरोना हो, फिर वो कोरोना डेल्टा हो गया, फिर उसके बाद हमने देखा डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पंजाब, लाहौर और अब कराची में भी जो है वो बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं। सर इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है कोरोना की और डेंगू की पूरे मुल्क में और स्पेशली इन कराची? देखिए, कोरोना का तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जैसे पहले, दूसरी, तीसरी वेव और अब चौथी वेव में भी अल्लाह ताला ने करम किया है। अब तक मैं ये समझता हूं कि हम आवाम ने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो एसओपीज की धज्जियां उड़ाई, कहीं पर भी एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा। और अभी भी ये हाल है कि अब तो मुझे कहीं पे नजर ही नहीं आता कि कोई शख्स जो है वो मास्क पहना हुआ नजर नहीं आता। मुझे अब तो ऐसा लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है। तो अब केसेस, नंबर ऑफ केसेस कम जरूर हो गए हैं, लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल एक ये है कि लोगों को कोरोना के साथ साथ डेंगू भी हो रहा है। एक शख्स को कोरोना भी है, साथ साथ डेंगू भी हो, और दोनों वायरसेस हैं। डेंगू का कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, कोरोना का वैक्सीन अवेलेबल है। तो डेंगू जो है वो भी बहुत खतरनाक है। अगर जिन लोगों ने एहतियात नहीं किया तो उनके साथ प्रॉब्लम है। लाहौर में अभी भी, पंजाब साइड पे बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। कराची में भी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि कराची के अंदर भी ये चीजें हैं, पेशावर में भी शुरू हो गया है। तो इसकी चूंकि बहुत बदकिस्मती के साथ मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे मुल्क में वो बीमारियां हैं जो कि प्रिवेंटेबल है, यानी कि वो बीमारी जिसकी हम उसको रोक कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात मैं करता हूं कि अगर आप लोगों को साफ पानी मुहैया कर दें, क्या बात, बिल्कुल ऐसे, तो 60% बीमारी हमारे मुल्क से खत्म हो जाएगी लोगों का। अच्छा सर, मजे की बात यह है कि हुकूमती सतह पर जो हमारा सेहत का इदारा है और जो वहां पर लोग बैठे हुए जिम्मेदारान, उन्होंने बहुत पहले ही इस बात की प्रेडिक्शन कर दी थी कि इस स्पेसिफिक जगह पर इस मच्छर का लार्वा मौजूद है और ये सर उठा सकता है डेंगू एक बार फिर। तो वहां पर क्यों स्प्रे नहीं हुए? और ये पंजाब से खबर आई थी सर। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। हमारी इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये हर साल हम इसी तरह का रोना रोते हैं और इसी तरह से ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं, हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं भागते। सिंपल सी बात है कि क्या ये जो मलेरिया है, डेंगू है और चिकनगुनिया है, जो इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस हैं, इसको हम खत्म नहीं कर सकते क्या? सिंपल सी बात है, रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप मच्छर की अफजाइश को खत्म कर दें, बिल्कुल तो ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो हम तो बैठ के हर साल रोते रहते हैं कि जी अभी मलेरिया से मर गए, डेंगू से मर गए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। जी सर, बस यहाँ पे जाते जाते, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, लिमिटेड है, बच्चों को कोई पैगाम दे दें, क्योंकि जाहिर है बच्चे थोड़े परेशान हैं। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को मोटिवेट कर दिया जाए कि खुद जाएं और इंजेक्शन लगवाएं। देखिए, मैं समझता हूं कि मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला उनको, तमाम हमारे जो बच्चे हैं जो
जो ऐसे बच्चे जिन्होंने आगे चल के मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, अपने हमारा फ्यूचर है और अपने घर का, अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तो उनको सेहतमंद रहना जरूरी है, उनको फिजिकली या मेंटली सेहतमंद रहना जरूरी है। मेरी सिर्फ दरखास्त ये है कि ये एक वबा आई है, जिसको रोकने के लिए इंजेक्शन लगाना जरूरी है, जिसमें जरा सा भी दर्द नहीं होता है। तो बिल्कुल जाइए, वैक्सीनेट लगाइए और कोशिश करें कि बीमारियों से बचने के लिए किसी न किसी से मालूमात करें कि हम बीमारी से कैसे बच सकें। छोटी छोटी बातें, हाथ धो के खाना खाएं, कोई भी ऐसी चीज खाने की तो पहले साबुन से हाथ धो लें, उसके बाद है किसी से हाथ ना मिलाएं, बस ऐसे कोहनी मिला लें या ऐसे कर लें, काम कर लें। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन ना हमारे बच्चे जो है वो बड़े चालाक हैं, कहेंगे मैं वैक्सीन तो लगवाऊंगा लेकिन ये बताएं पार्टी खाने को क्या मिलेगा, कोई लालच देनी पड़ेगी। इसके बहुत अच्छी बात है, मैं तमाम पेरेंट्स से कहता हूँ कि जब ये बच्चे वैक्सीनेट होता है तो उस दिन घर उनको ट्रीट दिया जाए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत जबरदस्त बातें आपने की और डेफिनेटली अच्छा, वैसे ही ऐसा हो सकता है बच्चे ब्लैकमेल कर सकते हैं अभी पेरेंट्स को ना कि ओके हम वैक्सीन के लिए तैयार हैं लेकिन हमें तो आज पार्टी करानी है। ब्लैकमेल तक बात जानी नहीं चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए पहले से ही बच्चों को कोई लालच देने, छोटा-मोटा, बल्कि हम ये इतना ओपनली बोल रहे हैं ना, बच्चे बड़े आजकल कहेंगे गलत मशवरे दे रहे, खर्चे वाले मशवरे दे रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी कोई गैदरिंग या पार्टी या बहुत से दोस्तों के साथ ले जाएं, बेशक सारे वैक्सीनेटेड बच्चों की पार्टी बहुत जबरदस्त हो जाएगा ये। अच्छा मेहर, वैसे एक बात बताएं, आप शॉपिंग का शौक तो होगा आपको डेफिनेटली बहुत, तो इम्पोर्टेड आइटम्स भी खरीदती हैं या सिर्फ? हाँ मैं खरीदती हूँ, लेकिन अभी जो सूरत हाल हो गई है ना, उसमें मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई हूँ, क्योंकि जिस तरह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपए की कदर कम हो रही है, तो दरामदी अशिया पर जो है वो बड़ा प्रेशर होगा। तो मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं ब्रांडेड जो हमारी चीजें हैं, कॉस्मेटिक्स हुआ या और चीजें हुई, वो हम कैसे ले सकेंगे? हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि जाहिर है ज्यादातर चीजें जो है वो इम्पोर्ट होती हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप्स हो या कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम है, या फिर जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो भी बाहर से इम्पोर्ट होके आती हैं। और अब तो महज चीनी भी इम्पोर्ट हो रही है भाई। अच्छा हमारी ट्रेंड भी ना, हमें अपनी पाकिस्तानी चीजें पसंद नहीं आती, हम कहते नहीं जी हमें बाहर से मेकअप चाहिए, बाहर का ये चाहिए, बाहर का वो चाहिए, तो अब ले लीजिए। कैसे लेंगे? अच्छा मेकअप तो खैर मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ अच्छा आपको चाहिए। चीनी की बात कर रहा हूँ, चीनी महज बाहर से आ रही है और महंगी तरीन सतह पर पहुंच चुकी है तारीख की। क्या मतलब है, क्या वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है? नहीं, अब जो नीड्स है उन्हें पूरा करने के लिए बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है, उस तरह प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। एक अहम मामला है ये, बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होती जा रही है। जो डॉलर का इस तरह हाइक कर जाना 170 से भी ऊपर जाता दिखाई देता है। अब हम इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस जर्नलिस्ट, सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट इमरान सुल्तान। इमरान भाई वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इमरान भाई ये बताइएगा, ये जो डॉलर अब महंगा होता जा रहा है, कहा जा रहा है जी करंट अकाउंट खसारे की वजह से जो खसारा है वो बढ़ता जा रहा है और उसमें इजाफे की वजह से डॉलर जो है मुसलसल महंगा होता जा रहा है। अब इस खसारे में जो इजाफा है इसकी वजह क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर को तो रोकना पड़ेगा ना जिस स्पीड से ऊपर जा रही है अब। देखिए हुमैर, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसकी बात हम करते थे से इसके ऊपर बात की जा रही थी, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस बात को लेके हमेशा ये बात कहते थे कि हमने करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम कर दिया, या आज जब बढ़ रहा है तो आप ही को प्रॉब्लम हो गया। बात ये कि आपको याद होगा जब पैंडेमिक आया था तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो गई थी, श्रिंक कर गई, डिमांड, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 5.2% से और नेगेटिव के अंदर आ गई। दुनिया भर में ऐसी हुआ क्योंकि डिमांड ही नहीं थी, ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ गई थी, $23 पर बैरल के करीब आ गई थी। अब ऑयल प्राइसेस $80 पर बैरल के ऊपर है जी। वो दुनिया में इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक रिकवरी है। तो इकोनॉमिक रिकवरी का मतलब यह है कि कारोबार का चलना, सनतों का चलना, कारोबार का बढ़ना, फैलना, फलना, फूलना। और पाकिस्तान का मसला यह है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है। तो बेसिकली पाकिस्तान की इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। ये अभी जो हम मेकअप की और सारी चीजों की बात कर रहे थे, तो ये तो गैर जरूरी तौर पे ये तो चीज है कि जिसपे अगर हुकूमत चाहे तो जाके अब अपने जाके अपने घर के करीबी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर जाएं तो वहां पे आपको कैट और डॉग्स की जो फूड है वो भी वहां फूड आइटम्स बहुत महंगा है, ठीक है, और इम्पोर्टेड मिलेगी।
ना हद यह है कि पाकिस्तान इस वक्त कहने को हम एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आलू प्याज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान सब कुछ इंपोर्ट कर रहा है, तो हमें किसी तरीके से अपने इंपोर्ट्स को कर्टेल करना पड़ेगा इंपोर्ट्स के ऊपर। और इसमें देख रहे हैं कि क्योंकि इंपोर्ट में होता क्या है कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दो जराए होते हैं, एक है डॉलर आने का और एक है डॉलर जाने का। जो डॉलर आने के जराए हैं उनके ऊपर बड़ी क्लैपिंग होनी चाहिए, वाहवाह होनी चाहिए। सबसे पहले आपके यहाँ जो वर्कर रेमिटेंस है वो आपके उसमें इजाफा करती है। उससे भी कहीं पहले एक एक्सपोर्ट होती है, किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो है वो जितनी ज्यादा होंगी उतना ही उस मुल्क में डॉलर आएगा। फिर रेमिटेंसेस जितनी ज्यादा आएंगी उतना ही उसके अंदर उसके पास डॉलर के रिजर्व्स आएंगे। फिर साथ ही साथ अच्छा इमरान भाई यहाँ एक बहुत अहम सवाल ये बनता है कि पिछली हुकूमतों से हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। हर आने वाली हुकूमत और ख़ास तौर पे अवाम के भी ये ट्रेंड सामने आते हैं कि वो पिछली हुकूमतों से कंपैरिजन में ले आते हैं। अब अगर बात की जाए पिछली हुकूमतों की, पिछले 10 साल या 20 साल देखे जाएँ तो डॉलर कदरे मुस्तहकम भी दिखाई दिया है। प्राइस हाइक्स तो होती नहीं डेफिनेटली वक्त के साथ साथ, लेकिन इतना ऊपर आ जाना एकदम से। अब ये जो पिछली हुकूमतों में एक डॉलर को कम सतह पर रोके रखा था, क्या वही इंजेक्शन या प्रोजेक्शन ये हुकूमत नहीं कर सकती? क्या मुश्किल है इस हुकूमत के लिए करना? ये देखिए, इस वक्त सबसे पहले तो ये मान लेना चाहिए कि जब पीटीआई हुकूमत आई थी तो इसमें कोई शक नहीं कि इनको बहुत मुश्किल हालात मिले थे, मौशी हालात वो बहुत मुश्किल मिले थे। लेकिन जिस तरीके से निपटा गया उससे वो भी कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था। बात यह है कि पिछली हुकूमतों के दौर में हमने इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस जो है वो इतनी डिमांड एकदम, क्योंकि आपने कोविड की वजह से आप बिल्कुल जीरो पे आ गए थे और उसके बाद एकदम आपने देखा कि ग्रोथ जो है वो इंजेक्ट हुई है ना पूरी दुनिया में। तो ऑयल प्राइसेस सबसे ज्यादा $80 पर बैरल बहुत खतरनाक होती है। ये प्राइसेस सस्टेन करना मुश्किल होता है हमारी इकोनॉमीज के लिए। अच्छा, अब वहां पे क्या होता था पिछली हुकूमतों में कि कहा था डार साहब ने जो है डॉलर को 60 रुपए 80 रुपए पे 100 रुपए पे जाके जो है वो मेंटेन किया हुआ था, आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ था। तो वो ये थे कि कर्जे लेते थे, कर्जे लेकर अपने रिजर्व मेंटेन करते थे स्टेट बैंक के, और उसके बाद डॉलर को आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता था, या जब डॉलर ऊपर नीचे होता था तो फिर स्टेट बैंक आके इंजेक्ट करता था। इस ने एक पॉलिसी शिफ्ट किया कि जनाब हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी लेकर आएंगे। डॉलर की कदर का फैसला मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, मार्केट में तलब और रसद करेगा। लेकिन उस वक्त भी जब ये चीज आ रही थी उस वक्त भी उसकी मुखालफत की गई। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने इसकी मुखालफत की, बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर इसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज बहुत छोटा है, इसमें जरा डॉलर की फ्लक्चुएशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। अभी आप देखें कि अपने असूल के खिलाफ जाते हुए पिछले 3 महीने के अंदर $1.2 अरब स्टेट बैंक ने पंप इन किया है, डॉलर जो है वो मार्केट के अंदर डाला है ताकि किसी तरीके से इसकी जो है मूवमेंट को रोका जाए, ये इसके जो बढ़ रहा है इसको रोका जाए। तो एक ये चीज है। एक दूसरी भी मैं आपको बात बताऊं कि अब आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले खबर आई कि जनाब जो इम्पोर्टेड कार्स हैं उनकी फाइनेंसिंग के ऊपर पाबंदी, ये एक बात, क्योंकि डॉलर जाने के जितने भी जराए हैं उनको रोका जाए किसी तरीके से। तो हुकूमत के तौर से निमट रही है, लेकिन इसका हल ये है कि आपको डॉलर्स चाहिए। डॉलर्स चाहने के लिए इस वक्त आप $27 अरब के रिजर्व के ऊपर बैठे जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन डॉलर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो रिजर्व के लिए इमरान, मेरे आपसे सवाल जो है ना वो मेरा नहीं, हर पाकिस्तानी का है। हम ये हमेशा हर हुकूमत के मुंह से सुनते हैं कि हम पे बैरूनी कर्जा बहुत है, हमें दूसरों का कर्जा चुकाना है, हमारा जो मईशत का जो ढांचा है वो इतना मुस्तहकम नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के कर्जे की बात करते हैं, बैरूनी कर्जे की बात करते हैं, तो $122 अरब से जायद होने का इंकशाफ हुआ है। दूसरी जानिब एक बात और जो पर्सनली मुझे पूछनी है कि हमने हमेशा देखा कि आलमी मार्केट में डॉलर हमेशा हाई रहा, रुपया जो है वो बहुत नीचे रहा, कभी कभी हमने रुपए को मुस्तहकम होते हुए देखा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो पूरी दुनिया में आई और स्पेशली पाकिस्तान के हालात जो हुए वो किस लिए हुए? क्या ये कोरोना की वजह से अगर इसको ब्लेम किया जाए? आपकी हुकूमतें बोलें कि कोरोना की वजह से एक डिजास्टर आया जिसने मईशियत को ठेस पहुंचाई। ये हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कोरोना के पीछे छुपने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन आप अगर
स्टेट बैंक की खुद रिपोर्ट उठा के देखें, कोरोना जो है 2020 के अप्रैल में पाकिस्तान में आया था, कोविड-19 था और पाकिस्तान में 2020 के अप्रैल में आया था, जबकि मार्च तक की जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी उसके इकोनॉमी जो है वो नोज डाउन हो चुकी थी, नीचे आ चुकी थी। बाद में तो जाहिर है कि पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम आया, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम आया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि पहले ही हमारी मैशत का जो है वो दिया पांचा हो चुका था। दूसरी चीज ये कि इंटरनेशनल मार्केट में देखें, डॉलर जो है वो यूनिवर्सल करेंसी है। डॉलर मूव करती है सारी कमोडिटीज, ऑयल है, गोल्ड है और सारी प्रेशियस मेटल्स हैं, और डॉलर के अगेंस्ट ही दूसरी करेंसीज भी मूव करती हैं, जिसमें जनाब आपके यूरो भी आ जाता है, येन भी आ जाता है, ये तमाम चीज आ जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि डॉलर अगर बढ़ रहा होगा तो पाउंड वगैरह नीचे जा रहा होगा, इसी तरीके से डॉलर नीचे जा रहा होगा तो पाउंड वगैरह स्टर्लिंग ऊपर जा रहा होगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि अगर इंटरनेशनली डॉलर नीचे भी जा रहा हो तब भी पाकिस्तान की करेंसी जो है वो वीक हो रही होती है, पाकिस्तानी करेंसी उस वक्त भी वीक हो रही होती है। आपने कब देखी लास्ट टाइम पाकिस्तानी करेंसी को स्ट्रॉन्ग? पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि डॉलर 50, 60, 70, 80 रुपए। इसके बाद तो हम मुसलसल देख रहे हैं कि डॉलर में गिरावट आ रही है, रुपए में गिरावट, तो वो इसी वजह से आज अपनी इंपोर्ट मजबूत कर दें, इंपोर्ट्स को कम कर दें, एक्सपोर्ट्स आपके पास ज्यादा होंगे, रेमिटेंस आपके पास ज्यादा होंगी, डॉलर रिजर्व्स आपके पास ज्यादा होंगे, आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा इमरान साहब यहाँ ये बताएं कि आपने जिक्र किया, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि आपने कहा गाड़ियों में अब जो नई ऑटो पॉलिसी है उस पर भी ये ऐलान किया जाता है कि इंपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्टेड गाड़ियाँ अब नहीं खरीदी जा सकती, उस तरह लीजिंग नहीं की जा सकती। अच्छा, लीजिंग को किस तरह इस पे देखते हैं? अब जो 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी वेटेज है उसको लीज़ नहीं करा सकते। अब जाहिर है बहुत से जो गाड़ियों के जो ऑटो पॉलिसी आई उसके तहत ये बताया गया था कि रिलीफ दी गई थी आवाम को कि पैसे भी कम कर दिए गए और आवाम कदरे खुश थी। अब जाहिर है इस एकदम से बैन लगा देना स्टेट बैंक की तरफ से, अब इसको किस तरह देखते हैं? देखें, दो चीजें होती हैं इकोनॉमी में, एक होती है मॉनेटरी मेजर्स और एक होते हैं फिस्कल मेजर्स। मॉनेटरी में देखा कि स्टेट बैंक ने पंपिंग भी किया, फिर स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट भी बढ़ा दिया, 7.25% कर दिया, फिर ये आपकी ऑटो पॉलिसीज वगैरह जो है इनके ऊपर भी आए। इस वक्त हमें रोकने की जरूरत है डॉलर, क्योंकि ये आपका ऑटो सेक्टर जो है ना, इसमें कैश के ऊपर काम होता है, इसमें स्मगल बहुत होता है। डॉलर सब जो है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी सेक्टर में आता है। अच्छा, एक चीज हम पूरे डिस्कशन में इस वक्त जो है वो स्किप कर गया, हालांकि वो पॉइंट भी मैंने नोट किया हुआ है कि ये तो चीजें जो हम बता रहे हैं, जो आपके सामने आ रही हैं, जो सबसे बड़ा एक और मसला इस वक्त है कि पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में अफगानिस्तान जो है वो भी डॉलर जा रहा है। अफगान हालात बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अफगानिस्तान में हालात ये कि वहाँ के सेंट्रल बैंक जो है वो बंद है, वहाँ उनके रिजर्व जो है वो उनको बंद किया हुआ है। अब वहाँ पे काम तो चाहिए, वहाँ पे लोगों को खाने पीने के लिए इंपोर्ट करना है, चीजें इंपोर्ट करनी है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, तो वो इंपोर्ट जो है पाकिस्तान के थ्रू, ये पाकिस्तानी इंपोर्टर्स जो हैं उनके लिए एलसीज खोल रहे हैं, और जाहिर है कि वहाँ पे डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये फैक्टर भी इस वक्त इन है। एक तो ये कि पाकिस्तान के अपने इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ने जा रही है, तो उस बढ़ने की वजह से डॉलर की तलब में इजाफा, एक ये प्रॉब्लम, और करंट अकाउंट आपका बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये कि अफगानिस्तान में भी इस वक्त जो है वो उसके इम्पैक्ट, ये आफ्टरमैथ है अफगानिस्तान के एपिसोड का, कि पाकिस्तान को इस वक्त प्रॉब्लम यहाँ पर देखने में आ रही है। सही, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने वक्त निकाला, और यकीनन डॉलर का जो मुसलसल इजाफा होना है, इसकी कदर बढ़ती जा रही है, रुपया डीवैल्यू होता जा रहा है। बिल्कुल, और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, बात है महर, दरामदी अशिया पर हम देखेंगे कि इतना चार्ज करेंगे ये लोग एक्स्ट्रा, फिर उससे ये होगा कि हाँ पाकिस्तान में महंगाई होगी, और फिर एक दफ़ा हम देखेंगे कि लोग परेशानी का शिकार हो जाएंगे। तो इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमें रुपए की कदर में इजाफे के लिए हम अपनी इंपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाना होगा, और कोशिशें करनी होगी कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, सॉरी, इंपोर्ट को हमें रोकना होगा। और हम अगर इतने खुद कफील हैं, एग्रीकल्चर हमारी कंट्री है, तो हम क्यों जो है वो। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी मैं एक बात करूंगा, अब आप मेकअप खरीदना छोड़े सबसे पहले, क्योंकि इमरान साहब ने भी कहा कि मेकअप जो है ना वो एक जरूरी अशिया उसमें आइटम्स में नहीं आता। आपको बस यही करना था ना अभी। नहीं, आप लोकल मेकअप खरीदे, बिल्कुल लोकल पाकिस्तानी मेड मेकअप खरीदे। बिल्कुल, इसके बारे में सोचा जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जी बिल्कुल, नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ा जाए। जी, तो नेक्स्ट स्टोरी है हमारी, क्योंकि हमारे मुल्क में एक बड़ा हिस्सा, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, ख़वातीन का एक बड़ा मजबूत किरदार हम देखते हैं। जी, अगर हम माजी के औराक पलट कर देखें तो फिर वो चाहे कोई तहरीक हो, फिर चाहे वो कोई सियासी निज़ाम को एक फ्लोरिश अंदाज में बरसरे
पैकार लाना हो, ख़वातीन का जो किरदार है वो शाना बशाना रहा है हमेशा मर्दों के, और इससे बिल्कुल इनकार नहीं करना चाहिए और इनको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से पूरी कायनात में रंग है। डेफिनेटली। और महर, यहाँ बात आती है बेरोजगारी की जी, और बेरोजगारी जो है यकीनन आप, मैं, हम सब और देखने वाले भी यकीनन कभी ना कभी और डेफिनेटली इस चीज़ से ज़रूर गुजरे होंगे, क्योंकि जाहिर है ये एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा फैक्टर है जिसे आप अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं सकते, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको बेरोज़गारी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। अब यहाँ कहा यह गया, सेनेट में ये डिबेट हुई और बहस हुई कि 40% जो कि बहुत बड़ा नंबर है, 40% पढ़ी लिखी खातून खवातीन जो हैं वो बेरोजगार हैं पाकिस्तान में, जबकि मर्दों की अगर बात की जाए तो पढ़े लिखे मर्दों में 24% के नंबर्स आ रहे हैं, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। और डेफिनेटली अगर इतनी बेरोजगारी है, खवातीन में खास तौर पर इतनी बेरोजगारी है, तो उसके फैक्टर्स क्या हैं, किस तरह इसको रोका जा सकता है। और ख़ास तौर पर एक और बात सामने आई कि हाई कोर्ट में एक पोस्ट के लिए, चपरासी की पोस्ट के लिए 1.5 लाख जो हैं वो एप्लीकेशंस रिसीव हुई। मतलब आप बहुत बड़ा अलमिया दिखाई देता है। हमारे मुल्क में CSS करने वाले जी बिल्कुल तलबा हैं जो CSS करना चाहते हैं, वो भी इसी तरह अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक आम इंसान, बल्कि अगर हम साइमा सलीम की बात करें जिन्होंने अभी UN में बैठकर मोदी को ज़बरदस्त जवाब दिया, ब्लाइंड भी हैं वो, लेकिन उसके बावजूद उनको भी CSS के इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया। तो ख़वातीन के साथ सिर्फ इस शोबे में नहीं कि उनको ये मसला नहीं है कि रोज़गार नहीं है इनका, बल्कि उनको और जगह पर भी दबाने की कोशिश की जाती है, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमने जिन गेस्ट का इंतखाब किया है उनसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई इस बारे में राय नहीं रखता होगा। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम, समाजी रहनुमा है, वाइस चेयरमैन है सारिम बनी ट्रस्ट इंटरनेशनल की। आपको वेलकम कहेंगे। एक तासुर जो कि औरत की ज़ात से हमेशा मंसूब किया जाता है कि घर में रहना चाहिए, घर की चीज़ों को देखना चाहिए, अगर फिर वहाँ पर प्रेशर भी है, कोई दबाव भी है, तो वो भी ज़बान से नहीं कहना चाहिए, और अगर घर में कोई मुश्किल आ जाए तो फिर मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर हेल्प भी करना चाहिए। कैसा ड्यूल स्टैंडर्ड है भाभी? मैं तो समझती हूँ ये औरत की खुसूसियत है, ये वो मल्टीटास्क आसानी से कर लेती है। क्या बात है। वो घर भी देख सकती है और वो बाहर भी देख सकती है। सही। लेकिन इसमें जो चीज मुझे तकलीफ दे लग रही है वो ये कि औरत के जहन में इतना ज्यादा पैसे को लाया जा रहा है कि, और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि घर में जो पैसा कमाता है हमने उसको बहुत अच्छा स्टेटस दे दिया, उसी के घर में सारी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं औरत के दिल में ऐसा से कमतरी भी पैदा हुई है कि मैं माँ हूँ इस घर की, मैंने बच्चों को पैदा किया, मैंने बच्चों को पाला, तो क्या मेरा यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है? बगैर किसी पैसे के मैं सारे काम करती हूँ, सारी जिम्मेदारियां उठाती हूँ, तो क्या मेरा कोई स्टेटस नहीं है? जबकि माँ का स्टेटस दुनिया में सबसे बुलंद स्टेटस है, जिसमें कोई और चीज काम नहीं आती, ना पैसा, हम किसी बात को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन जब उन्होंने, या माशरे ने, उन्होंने से मेरी मुराद इस माशरा है कि जब माशरे ने हर चीज को पैसे और पावर में तोलना शुरू कर दिया, तो जाहिर है हर इंसान इज्जत चाहता है, हर इंसान अपनी कोई हैसियत चाहता है। तो औरत को भी लगा कि मैं घर में बैठ के बगैर पैसे लिए सारे काम करती हूँ, मुझे शायद वो इज्जत नहीं मिल रही, तो मुझे माशरे में बाहर निकल कर भी काम करना चाहिए। इसमें कबाहत कोई नहीं है, औरत घर के अंदर काम करे या घर के बाहर काम करे, जो मेन चीज है जो मेरी नजर में है उसकी इज्जत। अच्छा आलिया भाभी, यहाँ पे आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जो मेन चीज है वो औरत की इज्जत और अजमत है, जिसको बरकरार रखना चाहिए, जिसको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा यहाँ ये बताइएगा कि ये डिबेट चल रही है जी, 40% जो खवातीन हैं, पढ़ी लिखी खवातीन हैं, वो बेरोजगार हैं, और अगर मर्दों की बात करें तो वो 24% बताया गया है उसकी शरह। अब ये जो 40% खवातीन है, डेफिनेटली घर भी संभालना है, बाहर जाके काम भी करना है डेफिनेट, और फिर ये टेंशन भी है कि बेरोजगारी है। इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं आप? औरत तो कभी बेरोजगार रही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वो तो कमाती रही, आपने एक्नॉलेज नहीं किया। यस, ये बात है, उसको नहीं समझा, बिल्कुल सही, उसको पैसे से तोल दिया। आज आपके घर में जो मेड आती है, जो खाना पकाती है, जो कपड़े धोती है, इवन आपकी औलाद को पालती है, बिल्कुल सब वो बगैर किसी मोल के करती थी, लेकिन आपने समझा कि उसका रोजगार नहीं है, बेहतरीन रोजगार अल्लाह ने उसको दिया, लेकिन और
लेकिन फिर वही कहूंगी कि अब उसको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, दुनिया बहुत तेज हो गई है। अच्छा, पहले 8 बच्चे 10 बच्चे एक मर्द पाल लेता था, औरत का रोजगार घर के अंदर लगा होता था, मर्द का ऐसे ही होता, अभी भी ऐसे ही है कुछ घरानों में है ऐसा। लेकिन जब आपने हर बात को पैसे में तोला, फिर ये आपके फिगर्स अभी कम है, ये मजीद बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, आपने हर चीज को पैसे में तोल दिया है। तो चलिए अब हम इसको यूं बात कर लेते हैं। औरत घर से बाहर निकल रही है, औरत ने अपनी अजमत को सामने रखना है। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि अगर उसके पास बेरोजगारी इन टर्म्स ऑफ मनी ज्यादा है तो प्लीज अपना इस्तेसाल नहीं होने दीजिएगा। ये वो टर्निंग पॉइंट है। इस वक्त औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत भी किसी हद तक मिल गई है। उसको सोसाइटी ना सिर्फ ये कि एक्सेप्ट कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है। हमारी औरत को इस वक्त ये कहा, तालीम की बात हुई थी, एक बहुत अच्छा काम बच्चियों ने, हमारी मुल्क की लड़कियों ने किया कि उन्होंने तालीम में वो झंडे गाड़े हैं कि जहां पे भी आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी इस वक्त पोजीशंस बहुत सारी जगहों पे बच्चियों के पास हैं। अब एक दूसरा टर्निंग पॉइंट आया है हमारे पास। वो टर्निंग पॉइंट हमारे पास ये है कि अब वो कमाने के लिए भी घर से निकल रही हैं। मैं ये चाहती हूं और मेरी ये सोच भी है कि जो इज्जत वहां तालीम के मैदान में मेंटेन की है, उससे ज्यादा इज्जत हम यहां मेंटेन करेंगे। ये कब पॉसिबल है? जब हम तरबियत करेंगे। 40% खवातीन अगर इस वक्त बेरोजगार हैं तो इसका मतलब ये है कि वो रोजगार के लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देख रही होंगी। उन टर्म्स एंड कंडीशंस में कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और स्पेशली एक चीज मैं ये कह दूं कि जब हम औरत नौकरी के लिए निकलती है तो हमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं एक शेल्टर होम रन करती हूं, मेरे सुनने में, मेरे मुशाहिदे में आता है कि नौकरी और उनकी काबिलियत से ज्यादा किसी और चीज को फोकस किया जाता है, जिसमें मेरी औरत ने सिर्फ नो कहना है। आप सैलरी में कंप्रोमाइज कर लीजिए लेकिन अपनी इज्जत में कंप्रोमाइज नहीं। मतलब हमें नो कहना चाहिए और नो कहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर बात में यस नहीं करना चाहिए। हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने जहन की, अपने इल्म की, अपनी तरबियत की, अपनी जात की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। बहुत खूबसूरत बात। अली भाभी ये बताइएगा कि हुकूमती दावे, हमेशा बहुत से दावे किए गए, जब हुकूमत आ भी रही थी तब भी ये दावा किया गया कि नौजवानों के लिए खासतौर पर बहुत नौकरियां निकाली जाएंगी, बहुत वसाइल पैदा किए जाएंगे और पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया जाएगा कि बाहर से लोग स्टूडेंट्स छोड़ के यहाँ नौकरी करने आएंगे। ये हुकूमती दावे थे। अब वो एक भी वादा और दावे जो है वो पूरे होते दिखाई नहीं देते। अब ख़वातीन की अगर बात करें, जिस तरह आपने कहा कि बहुत मुश्किल हो गया है घर चलाना, पहले एक फ़र्द कमाया करता था और सारे खाया करते थे, अब जाहिर सी बात है औरत को भी बाहर निकलना पड़ता है। क्या इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है कि ज़ाहिर है घर में अगर 8 लोग हैं तो 8 के 8 ये सोचते हैं कि अब हम सब कमाएं? देखिए, कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं तो ये जानती हूँ कि ये औरत के कमाने का बेहतरीन दौर है, क्योंकि अब तो नेट का दौर है। अब तो आप घर के अंदर बैठ के भी कमा सकते हैं, आप डिलीवरी के लिए लोग रख सकते हैं, और बल्कि डिलीवरी के लिए लोग भी क्या, बाइकिया में भी इस वक्त औरतें मौजूद है। मैं ये देखती हूँ कि घर पर, रोड पर बाइक चलाने से लेकर हवा में जहाज उड़ाने तक औरत मौजूद है। तो औरत की एम्प्लॉयमेंट देखें, ये पीछे नहीं जाएगी, ये चीज अब पीछे नहीं जाएगी। औरत ने आगे बढ़ना है, बस सिर्फ उसने ये संभल के काम करना है कि उसको कहीं यूज ना कर लिया जाए। अच्छा, बेरोजगारी आप कह रहे हैं कि घर में बच्चों की शरह ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने इस तरफ क्यों नहीं फोकस किया? करती है, लेकिन उस लेवल पर क्यों नहीं फोकस करती कि आपके पास आमदनी के जितने जराए अल्लाह ने दिए हैं उसी हिसाब से आप अल्लाह के जो भी उसका निजाम है उसमें रहते हुए औलाद को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि वो औलाद जिसकी आप तरबियत नहीं कर सकते, जिसकी आप परवरिश नहीं कर सकते, खिला नहीं सकते, उसके बारे में आप पहले सोचेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं कि जो औलाद माँ की कोख में आ गई है, उसका वजूद अल्लाह ने दुनिया में दे दिया, उसने पैदा जरूर होना है, उसको आपने पैदा जरूर करना है। हाँ, उससे पहले अगर आप कोई एहतियात करते हैं तो उसमें कोई मुजायका भी नहीं है। इसमें मैं ये समझती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे मजहबी तबके, ये सब और समाजी सियासी सब अलग अलग काम करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि सब एक पेज पर बैठकर बात करें, मिलकर बात करें, और अवाम को एक पॉइंटर उन्हें देना है ताकि अवाम भी फोकस्ड हो जाए। सब मुंतशिर है। ये जो भी आप हमारे मुल्क में एक एग्रीकल्चरल कंट्री में आप कहें कि गंदुम हमारी इंपोर्ट होगी, हम बाकी अजनास इंपोर्ट करेंगे, ये कहां का इंसाफ है? आप रोजगार की, तालीम की बात करते हैं, हमने तो अपने दही इलाकों को भी तबाह कर दिया। पानी 5 दरिया
पानी, बारिश सब मौजूद है, लेकिन जमीन जो है वो हमारी जरखेज जमीन फसल नहीं उगाती। क्यों नहीं उगाती? गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से है। तालीम याफ्ता बाहर से तो क्या आएंगे, हमारे मुल्क के बेहतरीन नौजवान अच्छे रोजगार के लिए कल भी मुल्क से बाहर जाते थे, आज भी मुल्क से बाहर जाते। दावा कोई उस तरह से अच्छा, आलिया भाभी, बहुत सारे मसले हैं ना, मतलब हम किस किस को उजागर करेंगे। काश कोई एक ऐसा दिन या हमें ऐसी कोई हुकूमत मिले जो सबसे पहले इन मसाइल को हल करे और फिर जाके पार्लियामेंट में बैठे और फिर अपना इख्तिदार संभाले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, जहाँ तक खातून या घरेलू खातून जो एक वर्किंग वुमेन है और जो घर में रहने वाली खवातीन है, उनके बारे में एक अलग तासुर है। और साथ ही अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों में भी इंप्रेशन अब हम देख रहे हैं कि उनको भी एक औरत ऐसी ही चाहिए जो बरसरे रोजगार हो। तो कहीं ना कहीं हमारा मर्द भी चाहता है कि औरत की तरफ से उसे सपोर्ट मिले। नहीं, मुझे तो लगता है यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं जी। याद रखिएगा कि अगर आपको वो औरत मिल रही है जो घर से बाहर जा रही है, काम कर रही है, फिर आप उसको उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जो घर के अंदर मौजूद है। एक औरत डबल आपको काम करके दे, क्योंकि जो घर से बाहर जाए या घर के अंदर रहे, पैदाइश उसी ने करनी है, उसकी अफजाइश, उसको फीडिंग उसी ने करनी है, ये वाली जिम्मेदारियां उसी ने निभानी है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो औरत आपके बराबर घर से बाहर निकली हो और थक कर वो वापस आए, वापस आने के बाद वो आपको एक कप चाय भी बना कर दे, फिर आपको खाना भी दे, फिर आपकी बातें भी सुने। कल उसको ऑफिस जाना है तो उसको वहां भी मुस्कुराते हुए जाना है, क्योंकि नौकरी की जगह पे ये नहीं सुना जाता कि घर में क्या परेशानी है। बल्कि अगर आप औरत के लिए स्पेशली बहुत बड़ा टास्क है कि जब वो किसी वर्क प्लेस पे जाके किसी परेशानी में होती है तो उसको कहा जाता है काम नहीं कर सकती तो घर से निकली क्यों थी, अपनी घरदारी संभालो। कोई नहीं समझता कि औरत मल्टीटास्क कर रही है। हमारे लोग, हमारा माशरा औरत को स्पेस नहीं देता, लेकिन उसके ऊपर इतनी दोहरी जिम्मेदारी डाल दी है कि घर तो संभाल रही थी, अब बाहर भी संभाले। आप औरत से इतने सारे काम करवाना चाहते हैं, बदले में सिर्फ आप उसको इज्जत और मोहब्बत और स्पेस और एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए। आप जब ये सब नहीं देते हैं तो आप औरत के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करते हैं। वेस्ट की मैं आपको बात बताऊं, वेस्ट की औरत भी काम करती है, वो तो कई दफा शादी के बंधन में भी नहीं बंध पाती, क्योंकि वहां पर और इश्यूज है। जब वो सुबह सवेरे वो माँ कहीं काम के लिए निकलती है तो वो मर्दों से 1 घंटा पहले निकलती है। क्यों? क्योंकि जिस औलाद को उसने जन्म दिया होता है, पहले उस औलाद को किसी डे केयर सेंटर में किसी के पास वो छोड़ती है, फिर वो अपनी वर्क प्लेस पे जाती है और वापसी में भी वो यही काम करती है। मैं अपने पाकिस्तान की औरतों को ये बात कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने आप को वेस्ट से कंपेयर नहीं कीजिएगा, हम आज भी उनसे बेहतर है और उस हद तक कमाने में आगे नहीं चले जाइएगा। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो कोई नहीं उठाएगा, वेस्ट की औरत की भी नहीं उठाई। तो हम अपनी भी जिम्मेदारी पूरी करें और कमाने के लिए भी निकलें। ये चीजें हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर होनी चाहिए, औरतों के टर्म्स एंड जिसमें हमारी इज्जत, हमारी हुर्मत, हमारे लिए घर वालों के लिए महरम रिश्तों से मोहब्बत ये बरकरार रहेगी तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा आलिया भाभी, यहाँ पे एक सवाल और, आप जैसे और भी लोग बहुत काम कर रहे हैं और यकीनन अगर आपकी खिदमात की बात की जाए तो बहुत अरसे से, तो लगभग 26 साल से भी आप सारिम बनी ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ एसोसिएटेड हैं और यकीनन ये बहुत मुश्किल काम है। फलाह का काम डेफिनेटली बहुत मुश्किल और बहुत थैंकलेस जॉब मानी जाती है। भाभी ये बताइएगा कि क्या हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगी, कभी कोई सपोर्ट या कभी किसी किस्म के सपोर्ट के दावे भी इनफैक्ट अगर किए जाएं तो क्यों वो वादे पूरे नहीं किए जाते? ख़ास तौर पर जाहिर सी बात है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का काम कर रही है तो यकीनन वो महदूद वसाइल हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिस लेवल पे काम होना चाहिए यकीनन हुकूमत ही कर सकती है। किस तरह कहेंगी कि क्या सपोर्ट किया जाए, कौन सी सपोर्ट ऐसी है जो हुकूमत कर सकती है इस सेक्टर में? हुकूमत तो सब कुछ कर सकती है, सारे वसाइल उसी के पास हैं, पूरा मुल्क उसी के पास है। एनजीओ सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम होती है और मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत को तो हर उस एनजीओ को थैंक यू कहना चाहिए। आप अपने मुल्क के हॉस्पिटल्स को देखिए, अब्बासी को देख लीजिए, आप उसको जिना को देख लीजिए, आप हॉस्पिटल्स का निजाम देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहाँ पर हैं और उसी के साथ जो एनजीओ हॉस्पिटल्स चला रही हैं वो कितनी बेहतरीन है। अगर शेल्टर होम्स के हवाले से मैं अपने इदारे की बात करूं तो जो हमारी गवर्नमेंट के हवाले से शेल्टर होम्स है आप उन्हें देख लीजिए और आप हमारे जैसे उनको देखिए। बात यह है कि हुकूमत को पहले फेयर होना पड़ेगा। हुकूमत में ये 2-4 लोगों को आगे पीछे कर देने से फर्क नहीं पड़ता। जो अभी हमारी मौजूदा हुकूमत है उसमें कौन से नए चेहरे हैं? जब फ्यूडल सिस्टम ही आगे आएगा तो वो एनजीओ को कैसे सपोर्ट करेगा? और वो एनजीओ बहुत आसानी से फ्लोरिश कर लेती हैं जो फॉरेन फंडेड होती हैं, क्योंकि उन्हें हमारी हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए होता, उनके पास चीजें बाहर से आती हैं। लेकिन जब वो पैसा और चीजें बाहर से आती हैं तो एजेंडा भी बाहर से आता है। मेरी एनजीओ
या मेरी जैसी और अच्छी एनजीओ को तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत को हर हाल में उनके बैक पे खड़ा होना चाहिए। हमारे लिए इतनी ही मेहरबानी काफी है कि हम काम कर रहे हैं और हुकूमत हमें काम करने दे रही है। ये तो बहुत ही बेहतरीन वक्त होगा कि हम सही और दुरुस्त काम करें और हुकूमत हमें आगे बढ़ने के मौके दे और उन एनजीओ को जो काम सही नहीं हो रहे जिन जगहों पर उन्हें बंद भी कर दें। अच्छा आलिया भाभी, क्योंकि आप जिस तरह बात कर रही हैं ये एक औरत के लिए मजबूती पैदा कर रही है। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, ख़वातीन के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। आप किस तरह देखना चाहती हैं पाकिस्तान की औरत को, फिर वो चाहे किसी गांव के घर की हो या शहर की हो? किस तरह से आप एक आइडियल औरत को देखना चाहती हैं जो हर तरह से उसको तहफ़्फ़ुज़ भी मिले और वो अपने आप को सिक्योर भी महसूस कर रही हो? औरत तो तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, वो तो उसी की स्ट्रगल कर रही है। मैं तो माशरे से बात करना चाहूँगी। मैं तो माशरे को कहना चाहूँगी कि मेरे मुल्क में कोई एक भी औरत के एक भी बच्ची, इवन बच्चे भी, लड़के भी, खुसूसी हम औरत की बात करें इसलिए अल्फाज बार बार दोहरा रहे हैं, ज्यादती ना हो किसी के साथ। जिना के केसेस इतने हैं और इतनी बुरे बुरे अंदाज में कि मेरी बच्ची, मेरी औरत, हम कब्र में भी महफूज नहीं है। कब्र से भी लाशें निकालकर बेहुरमती की जाती है। मैं एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहती हूँ जहां औरत की बेहुरमती ना हो, औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाए। अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो चल पड़ा है वो लिबास पे चल पड़ा कि अगर इस लिबास में होंगे तो वो बेइज्जत है, इस लिबास में होंगे तो इज्जतदार है। औरत हर लिबास में इज्जतदार है, उसको माशरे ने इज्जत देनी है। और जब आप औरत को इज्जत देंगे तो अगर कोई चीज उसकी नजर से ओझल भी हो गई है वो वापस उस जगह आएगी। वजह इज्जत औरत के बुनियादी हक है और उसके अंदर इस बात की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है कि मुझे इज्जत की निगाह से देखा जाए। जो बच्चियां किसी भी हवाले से ट्रैक से थोड़ी हटी हुई भी नजर आ रही हैं उसमें भी माशरे का बहुत बड़ा कसूर है। माशरे ने बहुत सारी इज्जतदार औरतों को इज्जत नहीं दी, उनका इस्तेहसाल किया माशरे ने, जिसकी वजह से मुझे लगता है कहीं कहीं एक नेगेटिविटी भी औरत में आ गई है। ऑल मेन का एक स्लोगन चला कि हर मर्द बुरा है। क्या ये औरत कह सकती थी जो औरत अपने बेटे को जन्म देती है, बाप की सरपरस्ती में वो पलती है, बाप की उंगली पकड़ के वो चलना सीखती है, क्या औरत ऑल मेन कह सकती थी? इसमें माशरे को सोचने की जरूरत है कि मर्द के नाम पे, भाई के नाम पे कुर्बान होने वाली, बाप के लिए हर तरह की कुर्बानी देने वाली ऑल मेन कैसे कह सकती है? माशरे को सोचने की जरूरत है कि आपने अपनी औरत को कहां लाकर खड़ा किया है। ये कुर्बानी देने वाली औरत अगर कुर्बानी मांगने पर आ जाएगी तो माशरा बैलेंस नहीं कर पाएगा। वापस ले जाइए औरत को इज्जत एहतराम की तरफ और हर हाल में उसको इज्जत की निगाह से देखिए। बहुत खूबसूरत बात आलिया भाभी, और जिस तरह से आपने इस वक्त औरत को सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल से आप जैसे बहुत सारे लोग होने चाहिए जो खवातीन की रहनुमाई कर सकें और खवातीन के लिए काम कर सकें। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और जैसे बात की महर आपने कि आलिया भाभी जैसे और भी लोग डेफिनेटली काम कर रहे हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में मुझे हमेशा ये लगता है कि मुश्किल हालात में आगे आके इस तरह का काम करना, कि फलाह का काम करना, सोसाइटी को सपोर्ट करना, जो परेशान हाल लोग हैं उनको सपोर्ट करना, डेफिनेटली हमें भी एज एन इंडिविजुअल इन सब के साथ खड़ा होना चाहिए और हुकूमत को भी इनकी पुष्टपनाई करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। और आलिया भाभी हम देखते हैं कि इस तरह के काम करती रहती हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग आगे आएंगे और इन मामलात पर अपना जो है वो कोई ना कोई हिस्सा डालते रहेंगे। अच्छा, और अगली स्टोरी की जाने बढ़ा जाए, महर आपसे एक सवाल है यहाँ पे, फिर सारे सवाल मुझसे। बिल्कुल, और आप जिन जवाब देना है ठीक से अब। अच्छा ये बताएं कि आपने मार्शल आर्ट्स की है कभी? नहीं। किसी की पिटाई की है कभी? नहीं। दोस्तों में तो की होगी? नो। घर पे भी नहीं की किसी बहन? नहीं, कभी नहीं। अच्छा चलें, लेकिन आपकी पिटाई जरूर होगी, आप नहीं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जी एक मार्शल आर्ट्स की एक किस्म है जुजित्सु। अच्छा ये जुजित्सु एग्जैक्टली जुजित्सु, जबरदस्त, मैंने अच्छे से प्रोनाउंस कर लिया। ये भी जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और देखना शुरू किया तो ये काफी नई चीज है और बहुत बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्म्ड फोर्सेस में भी ये ट्रेनिंग दी जाती है और भी जो सेल्फ डिफेंस के इदारे हैं वो भी इस ट्रेनिंग को अपने सीखने वालों को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। ये बहुत जबरदस्त एक मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है और अब एशिया चैंपियनशिप हुई जिसमें हमारे पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और अबू हुरैरा हमारे साथ हैं।
इसको डिस्कस करने के लिए। अबू हुरैरा हमारे चैंपियन भी हैं, पाकिस्तान का फख्र भी हैं, हीरो हैं जी हमारे सेगमेंट के। और थैंक यू सो मच अबू हुरैरा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एशियाई जो जित्सु चैंपियनशिप में आपने हिस्सा लिया, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने जुजित्सु बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया। बहुत मुश्किल से हमने सिखाया। कंपैरेटिवली सबसे अच्छा। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं जो जुजित्सु को बड़े अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान से 8 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था और तकरीबन हमने 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मैं अपने कैरियर का अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो मैंने ये जो इंटरनेशनल सतह पे जो मैं पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ वो 2010 से कर रहा हूँ। 2010 का मैं एशिया का गोल्ड हूँ, 12 का और 14 के एशियन बीच गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एंड वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ मैं 2015 का। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि जब आप जाते हैं और अल्लाह की तरफ से जो है ये आपके लिए एक एजाज़ ही होता है एक तरीके से कि अल्लाह का साथ होता है आपका कि आप हमेशा पोडियम पे ही रहते हैं और पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो हमेशा आप रेस कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा ही ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं हमेशा जब भी गया हूँ पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो हमेशा रेस किया है। हुरैरा, आपने कहा कि पाकिस्तान का फ्लैग रेस करना यकीनन ये इतना बड़ा एजाज़ है पाकिस्तानी होने की हैसियत से, या किसी भी मुल्क का बाशिंदा अगर अपने मुल्क का झंडा इस तरह उठा के और उसको रिप्रेजेंट करे तो ये बहुत फ़ख्र की बात होती है। मुझे बताएं कि जब पहली बार आलमी सतह पर चैंपियनशिप में आपने हिस्सा लिया, किसी भी जो आपका पहला प्लेटफॉर्म था इंटरनेशनल, वहाँ क्या एहसास थे? क्या नर्वस थे? बहुत चैलेंजिंग पोजीशन भी होती है क्योंकि दुनिया भर से टीम्स आई भी होती हैं, तो किस तरह उसको काउंटर किया? क्योंकि देखने वाले जो हैं, जो ऑप्ट करना चाहते हैं जुजित्सु को, हम चाहेंगे कि उनको भी मोटिवेशन मिले और ना सिर्फ जुजित्सु बल्कि बाकी जो मार्शल आर्ट्स हैं या बाकी गेम्स हैं उनको भी किस तरह मोटिवेट करेंगे आप? देखिए, जब आप पहली दफ़ा जब इंटरनेशनल इवेंट में खेलते हैं तो ऑफ कोर्स प्रेशर होता है, आपको पता ही नहीं होता वो ग्राउंड रियलिटी क्या है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं फिर आपको पता लगता है अदर कंट्रीज़ कितनी टफ हैं आपसे। और मेरे साथ भी यही था कि मैं जब फर्स्ट टाइम जब पार्टिसिपेट किया तो ऑफ कोर्स प्रेशर लिया, लेकिन बट अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तक पहुंचा और उसको विन किया। अब जब इसके बाद जब कंटिन्यू मैं जब खेलता रहा तो फिर 2012 में, और इस तरह चलते चलते मैं तकरीबन 15 इंटरनेशनल ट्रिप कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट तकरीबन सब में ही मेडल हैं मेरे। 1-2 में शायद रह गए होंगे। जबरदस्त। अच्छा, वो एक दो में क्यों रह गए? भूल गए थे? 1-2 में वो देना भूल गए। अच्छा, वो देना भूल गए। गुड वन बाय द वे। अच्छा अबू हुरैरा, मुझे ये बताइए, आपकी अचीवमेंट है, आपकी इसमें खुशी भी शामिल है, लेकिन कुछ मुश्किलात भी पेश आई होंगी ना आपको। तो ये जो मेगा इवेंट हुआ इसमें 18 ममालिक से तकरीबन कोई 400-450 के करीब एंट्रीज आई थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास फंड्स कम थे जिसकी वजह से 8 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया। उस हवाले से बताइए कि आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही थी? देखिए, ये 2006 से हम जो है पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट से कि फंडिंग की जाए। इस गेम में पोटेंशियल है, इस गेम में मेडल्स आ रहे हैं, आप फंडिंग करें। अब हम 8 प्लेयर गए और 8 मेडल लेकर आए। इंडिया की टीम जो थी वहाँ पे 50 to 55 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया इंडिया के, और हमने उनको क्वार्टर फाइनल में हराया। क्या बात है, जबरदस्त। और जो है वो तकरीबन 55 पार्टिसिपेशन के बाद भी जो है वो तकरीबन 12 मेडल लेके गए हैं एशियाई सतह पे। तो ये बड़ा ही जो है ना, ये पता नहीं मुझे समझ में नहीं आती है कि लोग क्यों नहीं इस पे फोकस कर रहे हैं, अदर स्पोर्ट्स को क्यों नहीं देख रहे, जबकि इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है। मैं जो है वो गवर्नमेंट से तो मेरी जो है वो एक जो होती है आस होती है वो खत्म हो चुकी है और मैं गवर्नमेंट को बोलता भी नहीं हूँ। अच्छा हुरैरा, तो मेरा जो टारगेट है वो मैं कोशिश ये करता हूँ कि प्राइवेट स्पॉन्सर्स जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इसमें आगे बढ़े और इस मुल्क की जो स्पोर्ट्स को है वो ऊपर लेके चले। हम डेफिनेटली हमें यकीन है कि आप जैसे चैंपियंस अगर सामने आते रहेंगे तो हुकूमत को भी जागने की ज़रूरत होगी और जागेगी भी इनफैक्ट। और डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि बहुत मुश्किल होती है, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की तरफ जाना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की सतह पर भी आपके लिए बहुत कुछ किया जाए, बस सपोर्ट की जाए ताकि आपको इस तरह की क्राइसिस ना देखने जाए। अच्छा हुरैरा, ये बताएं जुजित्सु है क्या? अब एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है ना। नाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे अगर ऑप्ट भी करना चाहें तो वो सोचेंगे 10 दफ़ा कि मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं क्यों करूं, खेलूं कैसे? अच्छा, सबसे बड़ी बात अबू हुरैरा, जब हम मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं ना तो सब समझते हैं सिर्फ लड़ाई झगड़ा एक्शन यही सब हो रहा होगा।
क्या है असल में, बताइए। मार्शल आर्ट अब एक स्पोर्ट्स हो चुका है पूरी दुनिया में, ये एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कंफ्यूजन ही दूर कर दें कि ये एक सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है कि हम इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस करें, इसलिए भी सीख रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं। ये वर्ल्ड गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हर गेम्स के अंदर ये इस वक्त मौजूद है। अच्छा, जो जुजित्सु है, जो मैं जो पर्टिकुलर आर्ट करता हूँ, ये जैपनीज ओरिजिन है, ठीक है। और ये एक आर्ट है बहुत कदीम पुराना, जो कि 710 BC ओल्ड है, जिसकी हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री वहां से लिखी ना स्टार्ट की गई है, ठीक है। और इसी से ही जूडो भी निकला है, और इसी से ही अकीडो और जो बड़े बड़े जो आर्ट्स हैं, जिनको आज आप ओलंपिक्स के अंदर, ओलंपिक गेम्स में जूडो है, तो वो ये आर्ट भी जो है इस जुजित्सु से ही निकले हैं। तो यानी कि जो जिसने जुजित्सु कर लिया, और ये जितने भी आप देखते हैं मिक्स मार्शल आर्ट, UFC वगैरह, तो इसके अंदर ये जितने भी प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो लाजमी है वो जुजित्सु सीख कर आते हैं, क्योंकि उनकी जो मैक्सिमम टेक्निक्स हैं वो जुजित्सु ही होती है। जब आपने प्लान किया जुजित्सु करने का और सीखने का, इनफैक्ट, तो क्या दोस्तों से जब शेयर किया उस तरफ से कोई रिएक्शन आए, या फिर घर में अगर आपने बताया पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स ने कहा नहीं जी मार धाड़ है, दूर रहा जाए, क्योंकि जाहिर है एक अजीब सा इंप्रेशन आ जाता है कि अच्छा अब जाके लड़ाई झगड़ा, हड्डी भी टूट सकती है, इंजरी भी हो सकती है। हड्डी टूट सकती है, कितनी होती है वैसे हड्डियां? 206, 204 बाद में बात करेंगे इस पे। अच्छा अबू हुरैरा, बड़े मजे की बात मुझे पूछना है, वो ये कि अभी आपने बोला कि जूडो है, फिर उससे ये जुजित्सु निकला है, बड़ा भाई छोटा भाई ये देख, बेसिकली जुजित्सु जो है ना, वो मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स है। ओके। तो ये आप बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, इसको आप माँ बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इंजरीज है, जो हड्डियां टूटने की बात है, ये एक पार्ट है गेम्स का, स्पोर्ट्स का। कोई भी गेम हो, आप क्रिकेट भी खेलते हैं, उसमें भी इंजरी की जो है आपके लेवल है वो रहता ही है, ठीक है। और मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था, मैंने 2004 के अंदर स्टार्ट किया था, जब मैं 14 साल का था। तो जैसे हर बच्चा जो है कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढता है, मैं भी ढूंढ रहा था उस वक्त, और मुझे मार्शल आर्ट मिल गया। मैंने वो मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था एज अ फिटनेस, बट वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशन होता गया, पैशन बन गया। क्योंकि जब आप एक बार पोडियम पे खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर आपको एडिक्शन हो जाती है। तो बस मुझे एडिक्शन है, आप ये समझ सकते हैं कि 10 साल से मैं तकरीबन 15 ईयर्स से मैं मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, और अब तकरीबन बहुत से बच्चों को सिखा चुका हूँ, फोर्सेस को ट्रेनिंग करा चुका हूँ, बहुत से स्कूल्स, अदर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मेरे स्टूडेंट्स जो है वो अब आगे सीख के जा चुके हैं। हुरैरा, ये बताइए कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपसे सीखते हैं, उसमें खवातीन भी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, खवातीन भी है। और जो अभी एशियन चैंपियनशिप खेलने गए थे, जहां से मैं ये मेडल लेकर आया हूँ, ठीक है। वाह भाई, जबरदस्त। इसमें भी हमारे साथ क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। इसमें भी हमारे साथ जो है वो 3 खवातीन थी, जिसमें से 2 ने जो है, इसरा ने और कायनात ने जो है वो मेडल भी लिए हैं। और अभी से नहीं, 2006 से हमारी जो पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन की जो पार्टिसिपेशन है वो 2006 से है, और खवातीन शुरू से ही खेल रही हैं और हमेशा मेडल भी लेकर आई हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा हुरैरा, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की पूरी दुनिया भर में, लेकिन आप लोगों की जानिब से एक शिकवा भी है गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि कोई तकरीब नहीं की आप लोगों के लिए, ऐसा क्यों, क्या हुआ था? देखिए, यही तो चीज़ मैं हर जगह पे यही चीज़ कह रहा हूँ कि मैं फेडरल को छोड़ देता हूँ, मैं फेडरल की बात नहीं करता, क्योंकि उनके पास देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें। मैं सिर्फ सिंध हुकूमत की बात करता हूँ। सिंध हुकूमत जो है, आपकी सिंध मिनिस्ट्री, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी बनी हुई है, हर चीज़ बनी हुई है। आपके पास इक्का दुक्का गिने चुने जो है स्पोर्ट्समैन हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, आप एटलीस्ट उनको तो पूछ सकते हैं। अभी मैं रिसेंटली खेल कर आया हूँ, कोविड के बाद तकरीबन 1.5 साल 2 साल के बाद गेम्स स्टार्ट हुई हैं, और हम सिंध के जो हम प्लेयर्स हैं, हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने जाते के साथ ही जो है वो इसकी स्टार्टिंग कर दी कि हमने इंटरनेशनल मेडल मार दिया इस मुल्क के लिए, और हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, बेसिक ही सिंध से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये कहाँ पर हैं, सिंध के मिनिस्टर कहाँ पर है, ये क्यों नहीं एक अप्रिसिएशन की, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके जा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए मेडल ला रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। हुरैरा, आपने जो काम किया है यकीनन बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का नाम रोशन करना, पाकिस्तान का झंडा हवाओं में ऊंचा लहराना, और फख्र से जो सर बुलंद होते हैं कौम के, ये बहुत बड़ा काम है। कोई अप्रिशिएट करे ना करे, डेफिनेटली आप दिल बिल्कुल छोटा ना करें, क्योंकि आप अपना दिल को उसी तरह मजबूत रखें, क्योंकि जाहिर है हम चाहते हैं कि आप आगे भी जो आने वाली चैंपियनशिप दुनिया भर में
पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करते रहें। कोई हुकूमत अगर अप्रिशिएट नहीं करती तो इसमें मेरा ख्याल से दिल छोटा ना करे। आवाम आपके साथ है, हम एज ए कम्युनिटी आपके साथ हैं और डेफिनेटली हम इसी तरह आपको प्रमोट करते रहेंगे। लेकिन देखिए रास्ते बन जाते हैं आपके, वहां पे भी रास्ते निकले, यहाँ आने का रास्ता निकला और इंशाल्लाह हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो देगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी उमर देखा जाए तो क्योंकि 2 साल से कोरोना है, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो शायद कोरोना की वजह से भी बहुत सारी रुकावटें थी जो आपको जो है वो सही तरीके से पजीराई नहीं मिल सकी। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाले मैदानों में आप जब भी कभी जीत से हम किनार होंगे तो जरूर आपको पजीराई मिलेगी और बल्कि मिल रही है। दैट्स व्हाई यू आर हियर। बिल्कुल जी, यस। और जाते जाते कोई पैगाम अगर देना चाहें यंग जनरेशन को जो ऑप्ट करना चाहती है, जो जित्सु की तरफ आना चाहती है, मार्शल आर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहती है, तो क्या कहेंगे? देखिए कोई भी मेरा जो एक पैगाम है वो ये है कि जब आप कोई भी आर्ट करें, कोई भी स्पोर्ट्स करें इंक्लूडिंग मार्शल आर्ट्स, तो आजकल की जनरेशन को जो है ना हर चीज़ फास्ट चाहिए, ठीक है। तो वी डोंट हैव अ यूएसबी कि आपके अंदर यूएसबी लगा के उसको अपलोड कर दें। शॉर्टकट्स नहीं है, इट्स आर्ट, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको बेसिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं फिर आप जाके अच्छे होते हैं। अब आप मेरे पास होता ही है कि बच्चे आते हैं और वो 1 महीने के बाद पूछने लग जाए सर ब्लैक बेल्ट कब मिलेगी। तो मैंने अपने टीचर से अपनी लाइफ में कभी भी पूछा ब्लैक बेल्ट कब मिलेगी। जब मैंने एक नेशनल में मेडल मारा था तो उसके बाद मेरा ब्लैक बेल्ट टेस्ट हुआ और मुझे इस तरह ब्लैक बेल्ट मिला। अच्छा, एक बात पूछती है मुझे, ये सारे जो चैंपियंस होते हैं इतने स्मार्ट क्यों होते हैं? इसलिए हम तो समझते हैं कि जो लड़कर आ रहा होगा वो कोई भारी भरकम होगा, ऐसा क्या है? इसमें वेट कैटेगरीज होती है, जैसे कि मैं अपनी वेट कैटेगरी में खेलता हूँ तो 60 मेरा 60 to 65 कैटेगरी में खेल रहा होता हूँ। और इसी तरह जो है वो जो आप जो भारी भरकम की बात करें वो 80 प्लस वाले और ये बहुत मुश्किल काम है वेट की जो ब्रैकेट्स हैं इनको मेंटेन रखना। बिल्कुल, इसको आपको इवेंट के लिए लूज करना पड़ता है वेट। अगर मेरा इस वक्त 70 है और मुझे 62 में खेलना है तो मुझे 8 kg लूज करके खेलना पड़ेगा। सही हुरैरा, बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करते रहें और डेफिनेटली आने वाला जो टाइम है वो बहुत बेहतरीन साबित होगा आपके लिए। आप इसी तरह बुलंदियों को छूते रहेंगे। महर, मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह का कोई काम किया जाए। तो क्या आप चाह रहे हैं कि मैं जुजित्सु सीखूं और फिर आपसे बात करूं? आप जुजित्सु सीखे, मैं कंफू पढ़ना सीखता हूँ और दोनों करते हैं। ओह माय गॉड, चलिए जी, ये मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल जी, यहीं से साइन ऑफ करते हैं और देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ रहते हैं, सराहते हैं, हमें उम्मीद मिलती है और हमारी उम्मीद बंदी रहती है कि हमारी हौसला अफजाई होती है, डेली मुलाकात हो। बिल्कुल जी, इसी तरह देखते रहें। कीप वॉचिंग टैलेंट न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।